वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 37th लेक्चर है। इसका टाइटल है द 4 बिग मैक्रो इकोनॉमिक इशूज़ एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स कंटिन्यूड। सबसे पहले इसमें है डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट्स में से एक अकाउंट है, जैसे कि करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। तो अब इसमें जो है वो डिटर्मिनेंट्स हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है, यूज़फुल है इस बात को देखना कि क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है कैपिटल अकाउंट के, और वो कौन से फैक्टर हैं जो किसी कंट्री की अट्रैक्टिवनेस की एबिलिटी बढ़ाते हैं कैपिटल अकाउंट इनफ्लो के लिए। तो जो पहला पॉइंट है वो है अट्रैक्टिवनेस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, यानी अमन व अमान की जो सूरत हाल होती है किसी भी कंट्री की, वो बहुत ज़रूरी होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो के लिए। उसके अलावा मोर फेवरेबल आर इंटरनेशनल कंडीशंस टू बोरोइंग। इंटरनेशनल कंडीशंस टू बोरोइंग जो है यानी बोरो करने की, वो भी। और उसके अलावा अगर फॉरेन इंटरेस्ट रेट्स जो है वो लोअर है डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट से, यानी कि अगर हम बात करें पाकिस्तान के हवाले से, तो जो यहाँ का इंटरेस्ट रेट है वो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है, और US का इंटरेस्ट रेट जो है वो फॉरेन इंटरेस्ट रेट है। तो अगर पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट 10% है और US में इंटरेस्ट रेट 3% है, तो यहाँ का जो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट अगर होगा फॉरेन इंटरेस्ट रेट के मुकाबले में, तो वो भी अट्रैक्ट करेगा फॉरेन इन्वेस्टर्स को। और फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में एंड अदर इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट्स में, उन एसेट्स में जिससे उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा। नाउ द कम्पेटिटिवनेस ऑफ अ पाकिस्तानी गुड रिलेटिव टू अ US गुड रियल एक्सचेंज रेट। अब इसमें कंपैरिजन दिया गया है पाकिस्तानी गुड का US गुड के मुकाबले में और रियल एक्सचेंज रेट। एक्चुअली यहाँ कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है रियल एक्सचेंज रेट का, उसके लिए एक केस स्टडी यूज़ की गई है। पाकिस्तानी गुड को रिलेटिव टू अ US गुड का एक कंपैरिजन दिया गया है। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट, अब तक आपने एक्सचेंज रेट के बारे में तो पढ़ा होगा, लेकिन अब आप पढ़ेंगे कि रियल एक्सचेंज रेट के बारे में। तो जो नॉर्मली जो एक्सचेंज रेट की अब हम बात करते हैं कि 1 रुपी जो है 60 रुपीज़ जो है वो $1 के बराबर है, तो वो असल में नॉमिनल एक्सचेंज रेट की हम बात कर रहे होते हैं। जबकि रियल एक्सचेंज रेट क्या है? रियल एक्सचेंज रेट का फार्मूला ये है, RER विच इज़ द रियल एक्सचेंज रेट, वो बराबर होता है प्राइस ऑफ द फॉरेन गुड्स। फॉरेन गुड्स की प्राइस से मुराद अब US के गुड्स की जो प्राइस है उसको हम कहेंगे प्राइस ऑफ द फॉरेन गुड्स डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ द डोमेस्टिक गुड। पाकिस्तान के जो गुड्स की प्राइस है उसको हम कहेंगे प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स मल्टीप्लाई बाय द नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट से मुराद वही एक्सचेंज रेट जो मैंने आपको बताया। तो अगर नॉमिनल, अब यहाँ अगर हम बात करें फॉरेन गुड्स की, सपोज़ अगर प्राइस ऊपर जाती है, यानी कि जो US के गुड्स हैं अगर उसकी प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, तो क्या होगा कि पाकिस्तानी जो गुड्स होंगे वो रिलेटिवली चीपर हो जाएंगे, वो सस्ते हो जाएंगे और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, यानी कि। और एक चीज़ और भी हो सकती है कि जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो डेप्रिशिएट कर जाता है, यानी कि रुपये की जो वैल्यू है वो गिर जाती है, तो उससे भी पाकिस्तानी गुड्स जो है वो सस्ते हो जाएंगे फॉरेन बायर्स के अंदर। और इन दोनों चीज़ों से क्या होगा? एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा होगा। नाउ द इंक्रीज इन दी डोमेस्टिक प्राइसेस। अब इसका उलट भी हो सकता है कि डोमेस्टिक प्राइसेस के अंदर अगर इजाफा होना शुरू हो जाए, जो हमारे यहाँ सामान बन रहा है उसकी अगर प्राइस में इजाफा होना शुरू हो गया, तो क्या होगा? उससे इंटरनेशनल मार्केट में जो पाकिस्तानी गुड्स हैं वो जो है उसमें इजाफा होना शुरू हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि कॉम्पिटिटिवनेस फॉल हो जाएगी। कंपटीशन के अंदर हमारा जो कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिवनेस है वो फॉल हो जाएगी, और करंट अकाउंट का डेफिशिएट उसमें इजाफा होता रहेगा, डिटेरियोरेट्स हो जाएगा करंट अकाउंट डेफिशिएट्स। अब एक एग्जांपल यहाँ दी गई है कि अगर प्राइस जो है गुड्स की इंक्रीज़ होती है 10% UK के अंदर, और जापान की करेंसी साइमल्टेनियसली अप्रिशिएट्स कर जाती है 10% अगेंस्ट द UK करेंसी, यानी कि एक तरफ तो प्राइस तो इंक्रीज़ हुई है UK के अंदर गुड्स की 10%, लेकिन जापान की करेंसी भी जो है वो 10% उसके अंदर इजाफा हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि प्राइस ऑफ द गुड्स जो है वो सेम रहेंगे जो जापान के लोग हैं उनके लिए, लेकिन जो UK के लोग हैं उनको 10% जो है वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा डोमेस्टिक प्राइस के अंदर। तो एक इस तरह का केस सामने दिया गया, यानी कि एक तरफ तो प्राइस बढ़ा दिए गए UK की जो गुड्स है, लेकिन UK की करेंसी गिर गई 10%, जापान की करेंसी 10% बढ़ गई, तो इंटरनेशनली क्या हुआ? एक तरह से ऐसा लग रहा है इंटरनेशनली कोई इजाफा हुआ ही नहीं प्राइस के अंदर, लेकिन UK के लोगों के लिए इजाफा हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ है यहाँ दिया गया। अच्छा, अब है कंपैरिजन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ
$60 एट होम इन यूनाइटेड स्टेट। ये एक केस स्टडी दी गई है, एक हाउस होल्ड के पास 60 रुपीज़ है सपोज़ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अब दो ऑप्शन है, या तो वो होम में इन्वेस्ट करें यानी पाकिस्तान में, या फिर फ़ॉरेन में है। पाकिस्तान में अगर इन्वेस्ट करें तो उसके लिए कोई कन्वर्जन भी रिक्वायर्ड नहीं है, ज़ाहिर बात है रुपये में ही इन्वेस्ट हो जाएगा। 60 रुपीज़ मौजूद हैं और 10% इंटरेस्ट रेट है पाकिस्तान में, तो साल के आखिर में 66 रुपीज़ मिल जाएंगे जब 10% इंटरेस्ट रेट उस पर मिलेगा 60 रुपीज़ के ऊपर। और यूएस में अगर इन्वेस्ट किया जाता है तो पहले तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। $1 जो है वो 60 रुपीज़ के बराबर है यहाँ, तो $1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है यूएस के अंदर वो है 3%, तो साल के आखिर में $1.03 मिलेंगे, जो कि बराबर हुआ $61.8 के। तो ऐसे केस स्टडी में जहाँ पर एक्सचेंज रेट स्टेबल है तो इन्वेस्ट करना होम में बेहतर है, यानी कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना बेटर है क्योंकि ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है इन्वेस्टमेंट में। लेकिन अगर पाकिस्तानी करेंसी डेप्रिशिएट्स कर जाती है, जो कि अक्सर होता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो यहाँ दूसरा केस स्टडी है, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने में तो 66 रुपीज़ मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तानी करेंसी डेप्रिशिएट होने की वजह से यूएस में इन्वेस्ट करने में 67.8 रुपीज़ मिलेंगे। तो अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, गिर रही है, तो ऐसे सिचुएशन में यूएस में इन्वेस्ट करना बेटर होगा। लेकिन अगर करेंसी स्टेबल है तो फिर ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना बेटर होगा। नाउ दी इंटरेस्ट पैरिटी कंडीशन। अब इंटरेस्ट पैरिटी कंडीशन में इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट दोनों को देखा जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब जो ये ऊपर केस स्टडी आपको पढ़ाया गया है, ये उसी की तरह की कुछ इक्वेशन है। तो इन ID विच इज़ दी, इसका जो फार्मूला है वो है ID डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट। ID का मतलब डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, D से डोमेस्टिक, I से इंटरेस्ट रेट, एंड इज इक्वल्स टू दी IF विच इज़ दी फॉरेन इंटरेस्ट रेट, एंड प्लस विच इज़ दी एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन। ये है एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन विच इज़ दी डेल E एंड E स्मॉल e। तो ये है एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन। तो सपोज़ अगर 13% डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है, यानी पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट रेट है वो 13% है, 13% है, और 3% फॉरेन इंटरेस्ट रेट है यूएस के अंदर, एंड प्लस डेप्रिसिएशन जो हो रही है एक्सपेक्टेड करेंसी की वैल्यू में गिर रही है 10%। तो ये दोनों तो यहाँ पे बराबर हो रहे हैं। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट अगर हम डिसाइड करेंगे हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें या यूएस में इन्वेस्ट करें, तो सपोज़ अगर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है इन दोनों चीज़ों से, फॉरेन इंटरेस्ट रेट से भी और एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन, इन दोनों चीज़ों को मिला के भी अगर हमारा डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। सपोज़ करें यहाँ 13% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है हमें, फॉरेन इंटरेस्ट रेट 3% है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन है वो है यहाँ 10% दिया हुआ है, सपोज़ करें वो है 9%। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि वो हो जाएगा, ये हो जाएगा 12%, और डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट कितना 13%। तो ऐसे सिचुएशन में हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन सपोज़ अगर ये डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट कम है इन दोनों के मुकाबले में, तो फिर यूएस में करेंगे। सपोज़ डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट 13% है, फॉरेन इंटरेस्ट रेट 3% है, और जो एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन है वो 11% हो जाता है, तो फिर ये हो जाएगा 14%, तो फिर हम यूएस में इन्वेस्ट करेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट पैरिटी कंडीशन का। नाउ दी करंट अकाउंट डेफिसिट। अब ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? करंट अकाउंट के बारे में तो आपको पता ही है करंट अकाउंट है क्या, लेकिन अब ये इसके अंदर अगर हम डेफिसिट की बात करें तो पहली चीज़ तो ये कि करंट अकाउंट बहुत ज़रूरी होता है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। और आप कुछ रिकॉल करें इंजेक्शंस और विड्रॉल के कॉन्सेप्ट को। W जो है वो विड्रॉल को कहा जाता है, J कहा जाता है इंजेक्शंस। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको पढ़ाया गया था, सर्कुलर फ्लो। अब वो जो सर्कुलर फ्लो आपको पढ़ाया गया था, सर्कुलर फ्लो के अंदर इंजेक्शंस भी थे और विड्रॉल भी थे। तो जो विड्रॉल्स थे वो किन किन चीज़ों से विड्रॉल होता है? सेविंग्स से, टैक्स से, इंपोर्ट से। और जो इंजेक्शन होता है सर्कुलर फ्लो में वो होता है इन्वेस्टमेंट से, गवर्नमेंट स्पेंडिंग से और एक्सपोर्ट से। तो ये जो है विड्रॉल और इंजेक्शंस, ये दो चीज़ें हैं। अब जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है ये बराबर होता है प्राइवेट सेक्टर रिसोर्स डेफिसिट प्लस गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। इन दोनों चीज़ों के अंदर जब डेफिसिट आता है तो जो है करंट अकाउंट के अंदर डेफिसिट आ सकता है, या फिर किसी एक सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा डेफिसिट आ जाए तो उससे भी करंट अकाउंट के अंदर डेफिसिट आ सकता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दी गई है, जापान और कोरिया की जो इकॉनमी थी वहाँ हाई करंट अकाउंट डेफिसिट था। किस वजह से? क्योंकि वहाँ जो प्राइवेट सेक्टर हाई प्राइवेट सेक्टर रिसोर्स डेफिसिट था, उस वजह से। नाउ हाउ टू रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट। अब किस तरीके से करंट अकाउंट के डेफिसिट को, यानी इसका जो खसारा है उसको
ख़त्म किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। तो डिवैल्यूएशन एक बहुत अहम तरीका है जिसके ज़रिए करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है उसको कम किया जा सकता है। डिवैल्यूएशन से क्या होता है कि करेंसी की जो वो है वैल्यू उसको गिराया जाता है। जब करेंसी की वैल्यू गिर जाती है तो उससे क्या होता है, एक्सपोर्ट के अंदर कमी आती है और इंपोर्ट में जो है वो एक्सपोर्ट में इजाफा होता है और इंपोर्ट में कमी आ गई। अब करेंसी की कभी भी वैल्यू गिर जाएगी तो इंपोर्ट जो है वो गिरेगी और एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। एक्सपोर्ट में इस तरह से इजाफा होगा कि जब करेंसी की वैल्यू गिरती है तो इंटरनेशनल मार्केट में वो चीज़ सस्ती हो जाती है। अगर रुपए की वैल्यू गिर रही है तो पाकिस्तान से जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं इंटरनेशनल मार्केट में वो सस्ती हो जाएंगी। तो करंट अकाउंट डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए डिवैल्यूएशन भी एक बहुत यूज़फुल टेक्निक है, लेकिन हर जगह डिवैल्यूएशन काम भी नहीं आती। ये पॉलिसी जो है वो हर जगह कारामद भी नहीं है। और ख़ास तौर पे हमारी कंट्री की ही अगर एग्जांपल लें तो रुपये की वैल्यू गिरती जा रही है, उसके बावजूद भी जो है कुछ ख़ास जो है एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि कई सारी रीज़न्स हैं। जो प्रोडक्ट्स को गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है या तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है या इंटरनेशनल लॉज को फॉलो नहीं किया जा रहा है या फिर उसकी डिमांड नहीं है। तो ये कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनली वो प्रोडक्ट जो है इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होती, इतनी ज़्यादा हाई डिमांड नहीं होती। तो उससे भी फ़र्क पड़ता है कि डिवैल्यूएशन होने के बावजूद जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट में कोई ख़ास कमी ना आए। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।